वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के सफ़र को आगे बढ़ा रहे थे। तो चलिए इस इंडियन पॉलिटी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल हम लोगों ने राइट को देखा, उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को देखा और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज तो कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है वह भाग 4A में रखा गया है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को जो भाग 4A है उसमें रखा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक अधिकार को रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। 4A याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 51A में रखा गया। कौन? आर्टिकल 51A। भाग की बात की जाए तो भाग 4A में, भाग जो है वह 4A में है, लेकिन अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51A। इसके बाद मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो सोवियत रूस से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया? तो रूस से, सोवियत संघ या रूस से लिया गया। रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है। अब है कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि इस मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे मौलिक कर्तव्य में क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। किसे? तो मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया। याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के तहत जोड़ा गया, अशोक मेहता के तहत जोड़ा गया। अशोक मेहता के तहत जो द्विस्तरीय था, जबकि बलवंत राय मेहता के तहत त्रिस्तरीय था, तो ये जोड़ा गया। तो उसी प्रकार सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। अतः मौलिक कर्तव्य भी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें कई सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जोड़े गए थे, अखंडता, एकता और भी सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो ये चीज़ सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। तो जब 42वें संविधान संशोधन के तहत इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है यह मौलिक कर्तव्य भी इसी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हाल फिलहाल की एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। 42वें संविधान संशोधन के समय जो भारतीय संविधान था उसमें
10 मौलिक कर्तव्य थे। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो टोटल 10, याद रखेंगे 10 मौलिक कर्तव्य थे, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया 2002 में, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जब इसे लागू किया गया तो एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अभी हमने इसे बताया भी है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, तो इस नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया था। तो उसमें बताया था कि 6 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान है। तो उसी के अंतर्गत यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, शिक्षा वाला। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रारंभ में कितनी थी? तो 10 थी। तो जब 86वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2002 में, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11। तो इसके बारे में कुछ तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें। तो सबसे पहला कि यह जो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य है, यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। अगर भाग की बात की जाए तो 4A, भाग 4A में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कितने जोड़े गए? तो 11वां। और इस प्रकार कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। तो चलिए हम लोग इसी 11 मौलिक कर्तव्यों को देखें कि वास्तव में है क्या। तो ये हमारे कर्तव्य हैं, ये कोई अधिकार नहीं है, अर्थात हमें इसका पालन करना चाहिए। जैसे कि पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो मौलिक कर्तव्य में पहला है कि संविधान का पालन करें, अर्थात संविधान के नियमों को हम लोग अनदेखी नहीं कर सकते। उसके आदर्शों पर चलें, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ऐसा है जैसे कि कहीं अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रगान चल रहा है तो हमें उसके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। तो ये है हमारा मौलिक कर्तव्य, क्योंकि इसके देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो याद रखेंगे, पहला में क्या है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। उसके बाद दूसरा है, दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ऐसा नहीं है कि इसका उल्लंघन करने पर कोई फांसी की सज़ा हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसके पर उल्लंघन करने पर कोई दंड है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारी एक तरह का कर्तव्य है सम्मान में। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात जितने सारे जो हमारे राष्ट्रवादी नेताएं थीं, उन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, तो उनको हम लोग क्या करें? सम्मान दें, अपने हृदय में रखें, उनका मान सम्मान करें, उनके आदर्शों पे चलें। यह बात लिखा गया है दूसरे मौलिक कर्तव्य में। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें।
अर्थात जो भारत देश के नागरिक हैं वे देश की एकता को टूटने न दें, इसकी प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता अर्थात एकता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। अर्थात भारत के सभी लोग एक होने चाहिए, उनमें भाईचारा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। यह बात लिखा गया पांचवें मौलिक कर्तव्य में। छठा मौलिक कर्तव्य है, इस पांचवें मौलिक कर्तव्य में एक बात और लिखा गया कि ये जो सम्मान और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर होनी चाहिए। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हो। तो पांचवें मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो। अर्थात पांचवें मौलिक कर्तव्य है कि स्त्रियों का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें, धर्म, जाति या किसी भी भेदभाव के आधार पर एक दूसरे से दूर ना हो। तो ये सभी बात लिखी गई है पांचवें मौलिक कर्तव्य में। इसके बाद है छठा मौलिक कर्तव्य। तो छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति अर्थात सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। अर्थात हमारी जो सामाजिक संस्कृति थी, सामूहिक संस्कृति थी, उसकी गौरवशाली परंपरा को भी महत्व रखें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और साथ ही साथ प्राणियों, जीवों के प्रति दया रखें। तो सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करें और प्राणियों और जीवों के प्रति दया का भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है कि सामाजिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। तो सामाजिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अर्थात जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे की संपत्ति को हम लोग को क्या करना चाहिए, उसे अपनी संपत्ति समझना चाहिए। अपनी संपत्ति का ये नहीं कि उसे उठाकर घर ले जाएं, यानी कि चूँकि उसमें सफ़र करना है, सभी लोग सफ़र करते हैं, तो वो हमारे लिए व्यवस्था है, तो उसको सुरक्षित रखें। और जितने सारे ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं उनको भी सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है कि सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। तो 10वां मौलिक कर्तव्य है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 बरस से 10-14 बरस तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को उपलब्ध कराना। तो जो 6 बरस तक के बच्चों को क्या कराना है, पहली क्लास में, और 14 बरस में उन्हें मैट्रिक की परीक्षा दे देनी है। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, यह 11वां मौलिक कर्तव्य है, और वो भी निःशुल्क। तो यह हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 2-3 बार इसे सुन लेंगे तो आसानी से ये 10 याद हो जाएंगे।
हालांकि इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वही हैं। तो फिर भी इसे 2-3 बार हम लोग आसानी से सुन लेंगे तो दिमाग में रिपीट हो जाएगा। मेन इसमें इम्पोर्टेंट है 11वां। 11वां के बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये अंत में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। हालांकि सभी को हम लोग 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। मूल कर्तव्यों की अवहेलना पर सज़ा नहीं मिलती, पर कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो कानून से संबंधित हैं तो सज़ा मिल सकती है, जैसे कि राष्ट्र ध्वज का अपमान, वन्य जीवों का नुकसान, पर्यावरण, सामाजिक संपत्ति का नुकसान इत्यादि। तो मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने पर सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि इस कुछ ऐसे भी मूल कर्तव्य हैं जिन पर सज़ा का प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्र ध्वज का अपमान। यदि मान लेते हैं कि कोई राष्ट्र ध्वज उल्टा बना गया और उसे खींचने पर वह खिंचा नहीं रहा है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। जीवों का नुकसान, यदि विलुप्त प्राय जीवों की हत्या हम लोग करते हैं तो उन पर भी क्या है, सज़ा का प्रावधान है। यदि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं तो भी क्या है, सज़ा का प्रावधान है। पर्यावरण का नुकसान करते हैं तो भी सज़ा का प्रावधान है। सभी मौलिक कर्तव्य भारत या विदेशी नागरिकों के लिए है। तो जो सभी मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत या विदेशी नागरिकों के लिए हैं। याद रखेंगे, नागरिकों के द्वारा पालन करने के लिए है। इम्पोर्टेंट है, ये जितने सारे मौलिक कर्तव्य हैं वे किसके लिए है, तो भारत या विदेशी नागरिकों के लिए है। इम्पोर्टेंट है, अर्थात भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। जो विदेशी भारत में आते हैं उनके लिए भी यह मौलिक कर्तव्य है। तो ये तो था इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो शुरू की चीज़ें हैं ज़्यादातर वही पूछी जाती है, और कभी कभी क्या देता है कि 4-5 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। तो जनरली ऐसे प्रश्नों में चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं वे बड़े PCS लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि तो आयोग की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें यह पूछी जाती है। इस तरह से 4 को दे देगा ऑप्शन, उसमें कहेगा कि कौन मौलिक कर्तव्य है कौन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पूछता है कि कौन समिति से संबंधित है, अनुच्छेद किस में है, भाग किस में है, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो 2-3 बार इसे ज़रूर सुन लेंगे, दिमाग में यह फिट हो जाएगा और उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं। बहुत आसान तरीक़ा से यह समझेंगे हम लोग। तो ये तो था मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग आते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति खासा इम्पोर्टेंट है, यह भी टॉपिक यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखें, सबसे पहले उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया, आर्टिकल 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यह चीज़ याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 63 याद रखेंगे, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का सभापति होगा। तो जो उपराष्ट्रपति है वह भारत की राज्यसभा का सभापति होता है। इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जो उपराष्ट्रपति होता है वह भारत की राज्यसभा का सभापति भी होता है। इम्पोर्टेंट है।
तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। और यह बात लिखा गया है आर्टिकल 64 में, अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखेगा? तो उपराष्ट्रपति देखेगा। तो यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 65 में। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है, पर उन्हें यह राज्यसभा के सभापति पद के लिए है और उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनका वेतन कितना है? तो 4 लाख। और यह जो वेतन मिलता है यह राज्यसभा के सभापति के लिए इन्हें मिलता है। तो ये जो 4 लाख है इसे हम लोग अभी देख लेंगे कि शायद यह चेंज हो चुका है, तो इसे आप लोग समझ लेंगे क्योंकि यह कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपया है, पर उन्हें यह राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति पद के लिए। तो यही वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, और उन्हें यह राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चूँकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो सभापति के रूप में उन्हें 4 लाख वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता। याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह तक उसके पद पर रहता है, और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके पद पर रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस समय उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखते हैं। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति का पद देखने का काम किसका हो जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। कब? जब उपराष्ट्रपति नहीं है तब। तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अनुपस्थिति में उसके पद पर तो कितने माह तक पद पर रहते हैं उपराष्ट्रपति? 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति की पद की योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 66 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इसका निर्वाचन की प्रक्रिया कैसा होनी चाहिए। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 66 में, अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। यह सभी योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है और ये सभी फैक्ट आते रहते हैं। तो 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम अगर उपराष्ट्रपति का पद पाना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो खासा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को एक बार और हम लोग देख लें कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनका भी चुनाव वैसे ही होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचक मंडल का मतदान होता है। तो हम लोग जब हम लोग प्लेलिस्ट में देखेंगे, हम लोग जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे तो हमने इसके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सारा डिटेल देखा था। तो प्लेलिस्ट में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन है, उसे आप लोग देख सकते हैं। बहुत डिटेल में उसे समझाया गया है। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। इसी चुनाव प्रणाली से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। उपराष्ट्रपति के मतदान में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, ये दोनों भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो खासा इम्पोर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति के मतदान में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, अर्थात राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, चाहे मनोनीत हों और चाहे निर्वाचित हों, दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में कितने प्रस्तावक? तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए जो प्रस्ताव पास करता है, और 20 अनुमोदक होने चाहिए जो अनुमोदन करता है। यह भी चीज़ें हम लोग राष्ट्रपति के उस टॉपिक में पढ़े हैं। यदि किसी उम्मीदवार को कुल मत के 1/6 भाग से कम मत मिलता है तो उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इम्पॉर्टेंट है। तो यदि किसी उम्मीदवार को पूरे वोट का 1/6 भाग से कम वोट मिलता है तो उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितनी राशि जब्त कर दी जाएगी? तो 15,000, जिसे कुर्की जब्ती कहते हैं। अब है कि तो कितने भाग से कम मत मिलने पर 1/6 भाग, एग्जाम में यह भी पूछा गया फैक्ट है। तो कितनी जमानत राशि जब्त हो जाती है? 15,000। यदि 1/6 भाग से कम वोट मिलता है तो 15,000 रुपये की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 67 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि के बारे में वर्णन है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन बिना महाभियोग के। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी प्रकार का कोई महाभियोग के लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें समय से पहले बिना महाभियोग के ही हटाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत मिल जाने के बाद लोकसभा में साधारण बहुमत, अर्थात लोकसभा के 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत मिल जाता है, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, तो इन चीज़ों को, जो साधारण बहुमत है और विशेष बहुमत है, इन्हें हम लोग आगे समझेंगे, एक एक चीज़ हम लोग समझ लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जाने कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के कुल सदस्य का कितना? तो 2/3 बहुमत मिल जाने के बाद लोकसभा में साधारण बहुमत, अर्थात 50% से कुछ
50% से अधिक सदस्यों का यदि बहुमत मिल जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे 14 दिन। 14 दिन 14 दिन। तो उपराष्ट्रपति को अगर उसको पद से हटाना है तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद अति शीघ्र भरा जाए, याद रखेंगे, लेकिन इसमें समय के बारे में चर्चा नहीं की गई। अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को जितना जल्दी हो सके अति शीघ्र भरा जाए, लेकिन इसमें समय के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। अनुच्छेद 69 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का शपथ। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है, और शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 71 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निपटारा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निपटारा के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 71 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 71 में क्या लिखा गया है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निपटारा के बारे में, कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें निपटारा किस प्रकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन संबंधी निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? उस विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अनुच्छेद 97 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का वेतन। तो अनुच्छेद 97 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का वेतन। तो हमने क्या देखा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख। 4 लाख है, यह भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस डाटा को। यह नवीनतम डाटा है। वर्तमान में 4 लाख रुपया ही उपराष्ट्रपति को वेतन के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, जो उसे राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है, न कि उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और पहले राज्यसभा के वे सभापति भी थे, और उनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे भारत के। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये राधाकृष्णन, इन्हीं के जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये शिक्षा मंत्री भी थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति ही सभापति बनते हैं। तो जब ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तो भारत के राज्यसभा के पहले उपसभापति भी कौन होंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 के बीच 2 बार रहा। तो 1952 से 1962 तक यह क्या रहे? तो उपराष्ट्रपति रहे, और इस दौरान ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने। कितनी बार? 2 बार VVI है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 ईस्वी तक था। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1962 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक था। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति VV गिरि थे, जिनका कार्यकाल 1967 से 1971 तक था। और एक बात याद रखेंगे कि सबसे कम समय तक यदि कोई भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे
यही बीबी गिरी रहे। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था, ये सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले भारतीय थे। भारत के चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। तो गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 ईस्वी तक। याद रखेंगे, ये भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद भारत के जो पांचवें उपराष्ट्रपति, जिनका नाम था बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती, उनका कार्यकाल 74 से 1979 ईस्वी तक था। तो भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, जिनका कार्यकाल 1974 से 1979 ईस्वी तक था। भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो भारत के छठे राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक था। तो 1979 से 1984 ईस्वी तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल था। भारत के सातवें उपराष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1984 से 1987 ईस्वी तक रहा। तो भारत के सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, जिनका कार्यकाल 1984 ईस्वी से लेकर 1987 ईस्वी तक था। भारत के आठवें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जिनका कार्यकाल 1987 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी तक था। याद रखेंगे। तो भारत के आठवें उपराष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 ईस्वी तक था। भारत के नौवें उपराष्ट्रपति थे के आर नारायणन। भारत के नौवें उपराष्ट्रपति थे के आर नारायणन, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक था। तो भारत के नौवें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आर के नारायणन, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक था। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत बने, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। खासा इम्पोर्टेंट है। तो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति बने कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। इम्पोर्टेंट है। और ये जो कृष्णकांत थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनका उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे, जो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल 1997 से वर्ष 2002 तक रहा, तो वे ऐसे पहले भारतीय थे जिनका देहांत उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हो गया। याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई? जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई कृष्णकांत की। ये कब से कब तक थे? तो 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक था, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक था। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कहाँ के? राजस्थान के। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हामिद अंसारी, जिनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक था। तो हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2007 से लेकर 2017 ईस्वी तक था, और वे लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो इम्पोर्टेंट है, शंकर दयाल शर्मा भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद है भारत के 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वेंकैया नायडू हैं। तो भारत के 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जो 2017 से लेकर अब तक हैं।
याद रखेंगे। तो वर्तमान में भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं क्रियाशील? तो 13वें उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? तो वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू जो 2017 से लेकर अब तक क्या हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत के 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जो 2017 से लेकर अब तक हैं। और ये संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं, और व्यक्ति के हिसाब से 13वें। तो व्यक्ति के हिसाब से ये जो वेंकैया नायडू हैं ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से ये 15वें हैं। और चुनाव में इन्होंने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को क्या किया था? तो पराजित किया था। इम्पोर्टेंट है। तो जब यह चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो इन्होंने महात्मा गांधी के पोते जिनका नाम था कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, तो उन्हें पराजित किया। याद रखेंगे। और उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो बेहद इम्पोर्टेंट है यह उपराष्ट्रपति। तो इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें, सुनते रहें, और ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये बहुत आसान टॉपिक था आज का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।